हेलो एवरीवन, क्लास में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन की। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इसकी स्टडीज हम क्यों करते हैं, क्यों हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, ये कहाँ से आया, इसके स्कोप क्या है ये, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। मान लीजिए मैं आप सबके सामने एक प्रपोजल रखती हूँ कि आपका बर्थडे है और आपकी मदर आपको 1000 रुपीज़ पे करती है एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के रूप में देती है, और वो कहती है कि तुम फ्री हो, तुम चाहे इसको जहाँ भी खर्च करो, ये तुम्हारे लिए खुद की मर्जी होगी। और आपके सामने मैं 4 प्रपोजल रखती हूँ। या तो आप वो 1000 का आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हो और उन पे सारे पैसे खर्च कर सकते हो। ऑप्शंस 2 है कि या तो वो 1000 रुपीज़ के आप खुद के लिए ड्रेस खरीद लो। ऑप्शन 3 है आप 1000 रुपीज़ का यूज़ मूवी देखने के लिए करो और बाकी कुछ बचे हुए पैसे रेस्टोरेंट जाओ और कुछ खाओ, मतलब 1000 में आपको दोनों मैनेज कर लो। फोर्थ ऑप्शन में है कि या तो आप खुद के लिए कुछ बुक खरीद लो और बचे हुए मनी को आप सेव कर लो। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये चारों में से आप किस ऑप्शंस को चूज करोगे। यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको इन चारों ऑप्शंस में से ही कोई चूज़ करनी है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना पसंद करोगे, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। बट हमारे कंट्री में तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग की प्रायोरिटीज़ होते हैं सबके अपने अपने। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति जो है वो एक ही ऑप्शंस को चूज़ करें या ऑप्शन नंबर 2 को ही चूज़ करें, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर मैं 1 नंबर ऑप्शंस को चूज़ करूँगी तो आप 2 नंबर को आप चूज़ करोगे, कुछ लोग 3 को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स ये हमें बताता है कि हमारे पास 1000 है, मीन्स लिमिटेड है, लेकिन अब हमें उसको चूज़ करना है कि हम उस 1000 रुपीज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन हमारे लिए प्रायोरिटी रखता है और कौन नहीं, ठीक है, किसे हमें प्राथमिकता देनी है अभी के लिए और किसे हमें बाद के लिए छोड़ना है। तो ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्केर्स है, मतलब वो उसकी रिसोर्सेज की कमी है। और हमारे जो इच्छा है, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत है, हम तो वो 1000 रुपीज़ मूवी भी देखना चाहेंगे, ड्रेस भी खरीदना चाहेंगे, पार्टी भी करना चाहेंगे फ्रेंड्स के साथ, बट हमारे पास वो 1000 वो सफिशिएंट मनी नहीं है कि चारों ऑप्शंस को हम लोग पूरा कर पाएँ। इसलिए हमें चूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर कि 1000 में से हम कुछ एक ही चूज़ करेंगे। तो ज़रूरत इसलिए है इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देयरफॉर इन दिस सिचुएशन वी हैव टू चूज़ वन थिंग, वन ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का स्टडी इसलिए पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। आदमी की इच्छाएं जो होती है वो अनंत है, लेकिन हमारे पास मीन्स क्या है, लिमिटेड है। द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दिस वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि अब इकोनॉमिक्स, आखिर ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स कहाँ से है, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कैसे हम सब मिलके स्केयर रिसोर्सेस को कन्वर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, ताकि हमारा जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको संतुष्ट किया जा सके और जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रिपेयर किए गए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोगों के बीच में। ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। बढ़ेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक्स को किन किन लोगों ने डिफ़ाइन किया हमारे कंट्री में। बहुत ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया, अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, जिनमें ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे ये फर्स्ट डेफिनेशन जो है साइंस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है।
एडम स्मिथ ने अपने प्रयास में इकोनॉमिक्स के अध्ययन की थी। उन्होंने वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी की थी और हमें इकोनॉमिक्स से परिचित कराया, इसीलिए उन्हें तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने वेल्थ को बहुत ज़्यादा कंसीडर्ड किया है, उन्होंने वेल्थ पे फोकस किया है और उनके द्वारा जो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन दी गई थी वो वेल्थ से ही रिलेटेड है। और क्या इनको क्या कहते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग की डिफिनेशन दी। इकोनॉमिक्स को में अपने विचार रखे, लेकिन किसकी सहायता से, मटेरियल वेलबींग की सहायता से। थर्ड है प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग से रिलेट करके इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है सैमुअल्सन, इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इकोनॉमिक्स को डिफिनेशन दिया है। साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये चारों जो हैं ऑथर्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स में अपने अपने व्यूज़ रखे हैं। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है। तो एडम स्मिथ जो है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको बोलते हैं हम लोग, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1776 में। ठीक है, उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ ऑफ साइंस, धन का विज्ञान है। धन जो हम लोग अर्जित करते हैं, जो हम लोग एक्वायर करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं, उसको हम लोग संजो करके उसको कंपोजिट करते चले जाते हैं अपने लाइफ में, और जो खर्च करते हैं वही इकोनॉमिक्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन इनसे बाद आने वाले जितने भी ऑथर्स हैं, इन्होंने सब ने मिलके इनकी डिफिनेशंस को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, एडम स्मिथ ने अपने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन दी थी, तो उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि इनके वजह से ही आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ पाते हैं। बट इनमें भी कुछ कमियां रही हैं, इनके विचारों में भी, डिफिनेशंस में भी। इसीलिए इकोनॉमिक्स को पर्टिकुलर हम लोग मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर डिफिनेशन उसके लिए तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं इनके जो द्वारा दिए गए डिफिनेशंस में क्या कमियां रही। आखिर कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। पहले हम लोग मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने धन के बारे में कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने वेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। दूसरा कि हम जानते हैं कि जब वेल्थ जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है इकोनॉमिक्स का वो टोटली डिपेंडेंट ऑन वेल्थ नहीं है, सिर्फ धन पे ही आश्रित नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएंगे, ये इसमें। तीसरा पॉइंट है अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स इशू, ये इकोनॉमिक्स इशू पे अटेंशन देगा, फोकस करेगा। ये कुछ मेरिट्स हैं जो हमें इकोनॉमिक्स के लिए प्रेरित करती है एडम स्मिथ की डिफिनेशंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, कि इसके वजह से, धन की वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रोथ की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। उनकी जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इसके मेरिट्स भी है, बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जिसे बाकी ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या डिमेरिट्स है। बाकी लोगों ने कहा है ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, इट इज़ टू मटेरियलिस्टिक। सही बात है, क्योंकि ये धन जो है साइंस ऑफ वेल्थ है, तो वेल्थ धन को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसको हम लोग धन को माप नहीं सकते, मेजरेबल है ये। ठीक है, इसलिए बोला कि बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक है और ये एक डिफिनेशंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। सेकंड पॉइंट है कि इसमें धन को ही बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है, वेलफेयर को नहीं। ये नहीं बताया जा रहा है कि हाँ मैनकाइंड का वेलफेयर हो रहा है या नहीं इकोनॉमिक्स से। तो ये दो इसमें डिमेरिट है। बट फिर भी हम लोग एडम स्मिथ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहे हैं। अब आगे हम लोग अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा है, किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक मैन काइंड की एक्टिविटीज़
को स्टडी करता है, मैनकाइंड को स्टडी करता है और उनके एक्टिविटी को स्टडी करता है जो समाज में वो कर रहे हैं। मतलब कि एक आदमी और उनकी एक्टिविटी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। किस लिए? क्योंकि वो जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं वो मैन का भी ग्रोथ होगा, वह एक तरफ तो वो मैन का भी वेलफेयर होगा और दूसरी तरफ वेल्थ भी जनरेट होंगे। तो उनका डेफिनेशन यही करता है कि स्टडी, इट इज़ ए स्टडी ऑफ मैन काइंड, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. So, thus, it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of the man. तो इससे हमारा दोनों का डेवलपमेंट होगा, वेल्थ का भी और वेलफेयर भी होगी, वेल्थ भी जनरेट होगी और लोगों का कल्याण भी होगा। ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। तो इनके भी कुछ अपने मेरिट्स हैं इस डेफिनेशन में, बट कुछ डिमेरिट्स भी हैं जिनकी वजह से इनके डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया गया आगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मेरिट्स क्या है। ये वेल्थ पे भी फोकस किए कहीं ना कहीं और वेलफेयर पे भी किए, तो ये दोनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए मेरिट साबित होता है। लेकिन कुछ इसमें क्रिटिसाइज़ इनकी भी डिफिनेशंस को किया गया है। तो इसमें कहते हैं कि ठीक है, वेल्थ तो होगा, वेल्थ जनरेट होगा, वेलफेयर भी होंगे, बट यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट है ये जानना कि किन चीज़ों से हमारा वेलफेयर होगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। सपोज़ दैट एक सोसाइटी में टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये वो उनके टीचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उनके एक्टिविटी को भी स्टडी कर रहे हैं कि उनका काम है टीचिंग, तो वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका इमटेरियलिस्टिक भी तो है, वो उनकी सेवा वो दे रहे हैं, तो उनके बारे में तो स्टडी कर रहे हैं, उनके स्किल के बारे में स्टडी किया जा रहा है। और ये तो वेल्थ नहीं है, वो तो स्किल है उनका, ये तो इमटेरियल थिंग्स है, सर्विसेज है उनका। तो यहाँ पर ये डिमेरिट है कि ये नेगलेक्ट करते हैं इमटेरियल थिंग्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है सिर्फ मटेरियल थिंग्स से ही नहीं, बल्कि जो सर्विसेज है उससे भी रिलेटेड है, लोगों की जो सर्विसेज है उससे भी रिलेटेड है। ये इसमें डिफिनेशंस में इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ अ वेरी वेग। रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया है इन वेलफेयर डिफिनेशन को इस ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को पहचानना कि किस चीज़ों से वेलफेयर होगा और किन चीज़ों से नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये, कहाँ से आया है और किन किन ऑथर्स ने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो अभी हम लोगों ने 2 के बारे में पढ़ा है, आगे की क्लास में हम लोग आगे के 2 के बारे में पढ़ते हैं।